Hello friends, let's have the discuss of this the most important chapter in biology। तो बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट की, द लिविंग वर्ल्ड, जो बायोलॉजी यानी 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक साइंटिस्ट दिए हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। उससे साइंटिस्ट से पहले बात कर लेते हैं। अर्नेस्ट मायर जिनका जन्म 1904 से 2004 के बिटवीन था। तो अर्नेस्ट मायर का जन्म 5 जुलाई 1904 में कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। इन्हें 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। ये अब तक के 100 महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। मायर ने 1953 में हार्वर्ड यानी 1953 में हार्वर्ड को आर्ट और साइंस की फैकल्टी के रूप में ज्वाइन किया और 1975 में एलेक्जेंडर एगासेस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस के टाइटल के साथ रिटायर हुए। मायर 80 के 80 ईयर्स के करियर में इनकी रिसर्च ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट और बायोलॉजी की हिस्ट्री और फिलॉसफी आदि पर केंद्रित रही। उसके बाद फिर इन्होंने अकेले ही इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के सेंटर इन्होंने करंटली एक्सेप्ट हुई बायोलॉजिकल स्पीसीज की डिफिनेशंस की अगुवाई की। फिर मायन को 3 प्राइज दिए गए। इन्हें बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी माना जाता है। यानी सबसे पहला फर्स्ट प्राइज जो है पाल्जर प्राइज इन 1983 में, फिर इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1944, फिर द क्राफोर्ड प्राइज इन 1999 में। फिर मायर की डेथ जो हुई 100 वर्ष की आयु में 2004 में हुई थी। फिर बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर की द लिविंग वर्ल्ड। उससे पहले हम बायोलॉजी के बारे में कुछ टर्म समझ लेते हैं। जैसे कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। अगर टर्म बायोलॉजी की बात की जाए तो जो ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसमें बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है एस्टिटी, वाज गिवन बाय लामार्क एंड ट्रेवी रेनस इन 1802। फिर बायोलॉजी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जूलॉजी, जिसमें जो ग्रीक वर्ड से जूलॉजी लिया गया है, तो इसमें जून का मतलब होता है एनिमल्स और लोगोस में स्टडी, तो इस प्रकार स्टडी ऑफ एनिमल्स। फिर अरस्तु को यानी एरिस्टोटल इज द कार्ड ऑफ फादर ऑफ बायोलॉजी यानी फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ साइंस भी बोलते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर बॉटनी की। बॉटनी में जो बोटेन शब्द होता है वो प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स फॉर बॉटनी। फिर थियोफ्रास्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी एंड बाउहिन को फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी के नाम से हम जानते हैं। फिर इसके बाद तो यार यह कितना वंडरफुल है लिविंग वर्ल्ड। असाधारण निवास स्थान जैसे कि कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर्स, लेक्स, डेजर्ट्स या फिर हॉट स्प्रिंग्स ऑफ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पाया जाना हमें स्पीचलेस कर देता है। फिर गैलोपिंग हॉर्स मतलब दौड़ते हुए घोड़े, माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर्स या फिर अटैकिंग सार की सुंदरता हमारे अंदर भय और चमत्कार को जगाती है। पॉपुलेशंस पॉपुलेशंस के मेंबर्स के बीच पारिस्थितिक विरोध यानी कॉन्फ्लिक्ट तथा पॉपुलेशंस कम्युनिटी के बीच सहयोग, और यहाँ तक कि सेल में भी मॉलिक्यूलर ट्रैफिक यानी आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन है क्या, यानी क्या है। इस क्वेश्चन में 2 इम्प्लीसिट यानी क्वेश्चन उठते हैं। पहला क्वेश्चन टेक्निकल है, जो लिविंग था नॉन लिविंग, तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर लिविंग और नॉन लिविंग है क्या, इसका आंसर खोजने का प्रयास करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है फिलोसफिकल है, जो लाइफ के पर्पस को जानने का प्रयास करता है कि आखिर लाइफ का पर्पस है क्या। साइंटिस्ट होने के कारण हम दूसरे क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास नहीं करेंगे, हम व्हाट इज लिविंग जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि व्हाट इज लिविंग यानी लिविंग है क्या। तो लिविंग की अगर हम जानने की बात करते हैं तो इसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एबिलिटी टू सेंस इन्वॉल्वमेंट्स एंड माउंट a suitable response, metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact, and emergence are unique features of living organisms.
Some other characteristics of living organisms are lifespan, movements, adaptations, variations, and homeostasis, etc. यानी लाइफ को डिफाइन करने के लिए हम ऑर्गेनिजम्स के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स को देखते हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एनवायरमेंट्स के प्रति सेंसिटिविटी और उसके लिए सुटेबल रिस्पांस देना आदि। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यूनिक फीचर्स: मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेट करने की क्षमता, सेल्फ ऑर्गेनाइज करना, इंटैक्ट इंटरेक्ट और इमरजेंस आदि को भी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हम इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, यानी जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब के सब ग्रो करते हैं। इंडिविजुअल्स के मास और नंबर में ग्रोथ होना दोनों ग्रोथ के ट्विंस कैरेक्टर्स हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ सेल डिवीजन द्वारा होती है। प्लांट्स में ग्रोथ सेल डिवीजन द्वारा पूरे जीवन काल में होती रहती है। एनिमल्स में ये ग्रोथ कुछ एज तक ही होती है, फिर भी सेल डिवीजन कुछ टिश्यूज में होता है ताकि नष्ट हुई सेल्स की जगह नई सेल्स आ सके। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी सेल डिवीजन द्वारा ग्रोथ करते हैं और आसानी से कोई भी इसे इन विट्रो कल्चर्स में माइक्रोस्कोप से देखकर सेल्स को काउंट कर सकते हैं। अधिकतर हायर एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे माउंटेन्स, बाउल्डर्स मतलब गोल पत्थर, एंड सैल्ड माउंट्स यानी रेत के टीले आदि भी ग्रोथ करते हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ उनकी सरफेस पर सब्सटेंस के एकोमोडेशन के कारण होती है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अंदर की ओर होती है, इसलिए ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते हैं। यानी ग्रोथ को हम डिफाइनिंग कैरेक्टर्स इसलिए नहीं मान सकते कि जितनी जैसे नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, जैसे माउंटेन्स की बात की हमने अभी, चट्टानों की बात की, और वहाँ पर जो धूल मिट्टी है वो उड़ के आती है, फिर धीरे धीरे जो चट्टानें होती हैं वो ग्रोथ करती रहती हैं। लेकिन वही अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें जो उसमें सेल्स में चेंज होता है, सेल में ग्रोथ होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अंदर की ओर होती है, जबकि नॉन लिविंग में बाहर की ओर। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म या करेक्टर जिन कंडीशंस में ऑब्जर्व होता है उनको एक्सप्लेन करने की करके यह समझना चाहिए कि लिविंग सिस्टम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर रिप्रोडक्शंस, लाइक वाइज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन का मतलब अपनी प्रोजनी यानी संतान को उत्पन्न करना है, जिसके जिसके अधिक या कम फीचर्स पेरेंट्स से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। फंजाई लाखों ए सेक्सुअल स्पोर्स द्वारा मल्टीप्लाई कर आसानी से फैलते हैं। ईस्ट और हाइड्रा जैसे लोअर ऑर्गेनिजम्स में बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। प्लानेरिया फ्लैटवर्म्स में ट्रू रीजनेशन होता है। इसमें फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स अपने नष्ट हुए पार्ट को रीजनरेट कर लेता है और इस प्रकार एक नए ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी, मॉसेस के प्रोटोनिमा सभी फ्रैगमेंटेशन द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी या फिर अमीबा में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ आपस में पर्यायवाची हैं, अर्थात सेल की संख्या का बढ़ना। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन शब्दों का उपयोग करना नष्ट स्पष्ट नहीं है। कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जैसे म्यूल्स हैं, फिर एस्ट्राइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमंस, कपल्स एक्सेट्रा। इस प्रकार रिप्रोडक्शंस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती है। फिर अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ इन मेटाबॉलिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल्स के बने होते हैं। ये केमिकल्स छोटे बड़े विभिन्न क्लासेस, साइजेस, फंक्शंस आदि वाले होते हैं। ये लगातार बनते रहते हैं और अन्य बायोमोलिक्यूल्स में बदलते हैं, इनका निर्माण करते हैं। इस परिवर्तन को केमिकल्स रिएक्शंस या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। चाहे जीव यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक साथ साथ चलती रहती हैं। सभी प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और माइक्रोब्स में मेटाबॉलिज्म्स पाई जाती है। हमारे शरीर में होने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस के योग को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में मेटाबॉलिज्म्स नहीं होती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो शरीर के बाहर सेल फ्री सिस्टम में भी रिप्रेजेंट होती हैं। ऑर्गेनिजम्स की
ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर टेस्ट ट्यूब में होने वाले आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। मेटाबॉलिज्म्स को बिना एक्सेप्शंस के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को डिफाइनिंग फीचर्स मानते हैं। टेस्ट ट्यूब यानी इन विट्रो में होने वाले आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिविंग थिंग्स नहीं होते हैं, लेकिन वास्तव में ये लिविंग रिएक्शंस होती हैं। इसलिए बॉडी का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस लाइफ फॉर्म्स का डिफाइनिंग फीचर्स है। सराउंडिंग या इन्वायरमेंट के स्टिमुलस के प्रति सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्स सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे स्पष्ट और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स है। स्टिमुलाई फिजिकल्स, केमिकल्स या फिर बायोलॉजिकल हो सकते हैं। हम अपने सेंस ऑर्गन्स द्वारा अपने इन्वायरमेंट को पहचानते हैं। प्लांट्स लाइट, वाटर, टेम्परेचर्स, अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट्स आदि जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स के प्रति रिस्पॉन्स दिखाते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स इन्वायरमेंट संकेतों को सेंस कर रिस्पॉन्स दिखा सकते हैं। प्लांट और एनिमल दोनों में फोटो पीरियड सीजनल ब्रीडर्स में रिप्रोडक्शन को प्रभावित करता है। सभी ऑर्गेनिज्म बॉडी में प्रवेश करने वाले केमिकल्स को हैंडल करते हैं, इसलिए सभी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग्स को अवगत रहते हैं। मानव ही केवल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, यानी ह्यूमंस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, यानी खुद को समझना। इस प्रकार कॉन्शियसनेस लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। जैसे पर यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मानव के विषय में चर्चा करने पर लिविंग स्टेट को डिफाइन करना और कठिन हो जाता है। कोमा में लेटे पेशेंट में हार्ट तथा लंग्स को चालू रखने के लिए मशीन्स लगी होती हैं। पेशेंट का ब्रेन डेड होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होते। ऐसे पेशेंट को कभी अपने नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ पाते हैं। तो चांस ना के बराबर होते, तो इन्हें हम लाइव कहेंगे या फिर नॉन लिविंग। तो इसको हम ना तो नॉन लिविंग कहेंगे और ना ही लिविंग कहेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं हायर क्लासेस में आप जानेंगे कि सभी लिविंग इवेंट्स इसमें उपस्थित इंट्रैक्शंस के कारण होती हैं। टीशू के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स में नहीं होते हैं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स के इंट्रैक्शंस के कारण होते हैं। इसी प्रकार सेल्स ऑर्गेनेल्स के कुछ ऑर्गेनेल्स में स्थित मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से नहीं होते हैं, बल्कि मॉलिक्यूलर कंपोनेंट में के इंट्रैक्शंस के कारण हैं। हायर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन से उभरी इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ इन इंट्रैक्शंस के फलस्वरूप बनती हैं। यह घटना ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की हायरार्की के सभी लेवल्स के लिए सभी सही है। अतः हम यह कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इन्वॉल्विंग और सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स की क्षमता रखते हैं। फिर बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर्स के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से कॉमन जेनेटिक मटेरियल की शेयरिंग द्वारा जुड़े हैं, बट टू वेरिंग डिग्रीज। तो इससे कैलकुलेशन ये निकलता है, अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग की, तो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स और डिफाइनिंग कैरेक्टर्स आते हैं। तो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स की अगर बात की जाए, जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस आते हैं, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। जिसमें अगर डिफाइनिंग की बात की जाए तो मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है और उसके बाद इंटरेक्शन। ये चार फीचर जो मिलते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर के फीचर, यानी लिविंग, इससे प्रूव होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस और इंटरेक्शंस। इसको हम MCCI भी बोल सकते हैं। और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर बात करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हमारे आसपास ऑर्गेनिज्म्स की बहुत सी वैरायटी पाई जाती है। लिविंग वर्ल्ड में बहुत डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अभी तक 1.8 मिलियन स्पीसीज को डिस्क्राइब किया जा चुका है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म्स को हम मिलाकर बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी जितने ऑर्गेनिज्म्स पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनको एक साथ मिलाकर हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। हम चाहे प्लांट्स की बात करें, चाहे एनिमल्स की बात करें, सब डिफरेंट टाइप पाए जाते हैं। हम प्लांट्स और एनिमल्स को उनके लोकल नेम से जानते हैं। लोकल नाम एक ही कंट्री में प्लेस टू प्लेस बदलते रहते हैं। जैसे हम एक गांव से दूसरे गांव में भी वेरी करते रहते हैं कई बार। तो कई बार अगर सिटीज़ की बात करें तो हम जैसे मुंबई में कुछ और बोलते हैं, वहीं हम कोलकाता चले जाते हैं तो कुछ और उसी चीज़ को बोलते हैं। तो इस प्रकार से एक ही चीज़ के हम अलग अलग नाम देते हैं। फिर तो मतलब इसी चीज़ को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट ने एक सिस्टम को इवॉल्व किया, जिसको हम नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस में प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को स्टैंडर्ड नाम दिया जाता है।
जिसमें वह उसी नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। फिर सबसे पहले बात करेंगे हम आइडेंटिफिकेशन देंगे कैसे। सबसे पहले पहले किसी भी चीज़ को देखेंगे तो हम आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए बात करते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स को कैरेक्टर्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हैं। अनेक साइंटिस्ट ने प्रत्येक नॉन ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने की प्रोसीजर्स बनाई है और इस प्रोसेस को वर्ल्ड के सारे बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इसमें प्लांट्स के साइंटिफिक नेम के लिए प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया दिए गए हैं। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसे एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर्स के लिए यूज करते हैं। साइंटिफिक ने यह सुनिश्चित करता है कि एक ही नाम किसी दूसरे नॉन ऑर्गेनिजम्स का ना हो। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स के अनुसार प्रत्येक नाम में दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट जेनेरिक नेम और सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट, इसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। जैसे कि और उसके बाद नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिसका उपयोग विश्व के सारे बायोलॉजिस्ट करते हैं। दो शब्दों वाला नेमिंग सिस्टम्स बहुत ही सुविधाजनक यानी कन्वीनियंट होता है। अब जैसे बात करते हैं हम मैंगो की एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, इसका बॉटनिकल नेम। तो जो मैंगो है, तो इसमें जो मैंगीफेरा जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और इंडिका जो है, जो इंडिका रिप्रेजेंट करता है पार्टिकुलर स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट को। फिर बात करते हैं यहाँ पर नॉमेनक्लेचर के अदर यूनिवर्सल रूल के बारे में। नॉमेनक्लेचर के अदर यूनिवर्सल रूल देखो, बायोलॉजिकल नेम्स प्रायः लैटिन में होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। इनकी ओरिजिन चाहे कहीं से हुई हो, इन्हें लैटिनाइज्ड या फिर लैटिन से ड्राइव किया जाता है। बायोलॉजिकल नेम में पहला शब्द जीनस तथा दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है। बायोलॉजिकल नेम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन या फिर इटैलिक्स में प्रिंट करना चाहिए, या उनके लैटिन ओरिजिन्स को दिखाता है। जीनस की शुरुआत एक कैपिटल लेटर से होनी चाहिए, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट की शुरुआत स्मॉल लेटर से होनी चाहिए। एग्जाम्पल जैसे मैंगीफेरा इंडिका, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद यानी बायोलॉजिकल नेम के अंत में ऑथर का नाम लिखते हैं। ऑथर का नाम शॉर्ट फॉर्म यानी एब्रीविएशंस में लिखते हैं। एग्जाम्पल्स मैंगीफेरा इंडिका लिन। तो जो लिन है, इसका मतलब होता है कि इसको फर्स्ट टाइम लिनियस ने डिस्क्राइब किया था। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। यह वह प्रोसेस है जिसमें कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के आधार पर किसी को सुविधाजनक कैटेगरीज में रखते हैं। एग्जांपल, हम प्लांट्स या फिर एनिमल्स या फिर डॉग, कैट्स या फिर इंसेक्ट को आसानी से पहचान लेते हैं। जैसे ही आप डॉग एल्सेशियंस यानी गार्ड डॉग, मैमल्स, एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर, वीट की चर्चा करते हैं तो आपके माइंड में इन ऑर्गेनिज्म में जुड़े कैरेक्टर्स आ जाते हैं। कुछ कैरेक्टर जैसे मैमल्स के हैं या फिर एनिमल्स के हैं, डॉग के हैं, लगभग सेम जैसे होते हैं। लेकिन वही हम साइंटिफिकली अगर बात करते हैं तो कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो डिसिमिलर होते हैं दोनों से। इसलिए ये सभी डॉग, कैट, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स आदि सुविधाजनक कैटेगरीज हैं जिनका यूज़ हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी में करते हैं। इन कैटेगरीज के लिए साइंटिफिक शब्द टैक्सा का यूज करते हैं। टैक्सा डिफरेंट लेवल्स पर कैटेगरीज को बता सकता है। प्लांट्स आल्सो फॉर्म्स अ टैक्सा, वीट भी एक टैक्सा है। इसी प्रकार एनिमल्स, मैमल्स, डॉग, ये सभी टैक्सा है। डॉग एक मैमल्स यानी एनिमल्स है, इसलिए एनिमल्स, मैमल्स तथा डॉग विभिन्न लेवल पर टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के आधार पर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टैक्सा में क्लासीफाई करने के प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसलिए कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऐसे प्रोसेस हैं जो टैक्सोनॉमी के आधार हैं। फिर अर्ली डेज में मानव को अपनी बेसिक नीड जैसे कि फूड, क्लोथ और शेल्टर्स के लिए सोर्सेस खोजने पड़ते थे। सिस्टमैटिक्स या लैटिन के शब्द सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। लिनियस ने अपने पब्लिश्ड बुक का टाइटल यानी सिस्टेमा नेचुरली लिया था, चुना था। सिस्टमैटिक्स में आइडेंटिफिकेशंस
सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशंस को इंक्लूड करके इसका स्कोप बाद में बढ़ा दिया गया। सिस्टमैटिक्स में ऑर्गेनिजम्स के बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का ध्यान भी रखा गया। फिर बात करते हैं यहाँ पर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें स्टेप्स की हायरार्की होती है। क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व होने वाले प्रत्येक स्टेप को हम रैंक या फिर कैटेगरीज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। कैटेगरीज समस्त टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है, इसलिए इसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। सभी कैटेगरीज साथ मिलकर टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं। प्रत्येक कैटेगरी क्लासिफिकेशन की यूनिट को रिप्रेजेंट करती है वास्तव में, या एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है, जिसे प्रायः टैक्सॉन यानी प्लूरल टैक्सा कहते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और हायरार्की को एक एग्जांपल द्वारा डिस्क्राइब कर सकते हैं। इंसेक्ट या एक ऑर्गेनिजम्स ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कॉमन फीचर्स जैसे कि 3 पेयर्स जॉइंटेड लेग्स होते हैं। इसका मतलब है इंसेक्ट को पहचानने योग्य कंक्रीट ऑब्जेक्ट यानी निश्चित वस्तु जिन्हें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और हायरार्की को एक एग्जांपल द्वारा डिस्क्राइब कर सकते हैं। इंसेक्ट एक ऑर्गेनिजम्स ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कॉमन फीचर्स जैसे 3 पेयर्स जॉइंटेड लेग्स होते हैं। इसका मतलब इंसेक्ट को पहचानने योग्य कंक्रीट ऑब्जेक्ट है जिन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं, और इसलिए इसे एक रैंक या फिर कैटेगरीज का दर्जा दिया गया है। ग्रुप कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है और कैटेगरी को आगे रैंक में डिनोट करता है। वास्तव में रैंक और टैक्सॉन क्लासिफिकेशंस की यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स ऑफ कैटेगरीज स्पष्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज जैविक तत्व है, ना केवल मॉर्फोलॉजिकल ग्रुप हैं। फाइलम की जगह हम लोग प्लांट्स के लिए डिवीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मानो कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की एनिमल्स, कॉर्डेटा, मैमल्स, मैमेलिया, प्राइमेटा, होमिनाइडी, होमो सेपियंस। सभी नॉन ऑर्गेनिजम्स के टैक्सोनॉमिकल स्टडी में निम्न कॉमन कैटेगरीज का विकास हुआ। किंगडम, फाइलम और डिवीजन्स फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज टैक्सोनॉमिक हायरार्की में आते हैं। किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज लोवेस्ट कैटेगरी है। किसी ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करने के लिए उनके कैरेक्टर्स की जानकारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। ये सेम काइंड और अदर काइंड के ऑर्गेनिजम्स में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज़ को पहचानने में सहायता करता है। स्पीसीज इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स का वे ग्रुप है जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ होती हैं। हम किसी भी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को आसानी से उनकी भिन्न मॉर्फोलॉजी के आधार पर पहचान सकते हैं। हम देखते हैं कि मैंगीफेरा इंडिका यानी मैंगो, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो और पैंथेरा लियो यानी लॉयन में इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो शब्द स्पेसिफिक एपिथेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मैंगीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा जेनरा को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर प्रत्येक जीनस में एक या एक से अधिक स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं जो समान मॉर्फोलॉजी वाले भिन्न ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल्स, पैंथेरा का एक दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट टिग्रिस होता है। फिर जीनस सोलेनम में नाइग्रम यानी निग्रम और मिलोंजिना स्पीसीज आती है। मानव की स्पीसीज सेपियंस तथा जीनस होमो होता है। फिर ह्यूमंस में साइंटिफिक नेम यानी ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस होता है। फिर बात करते हैं पर जीनस। रिलेटेड स्पीसीज के ग्रुप को हम जीनस कहते हैं, जिसमें स्पीसीज के कैरेक्टर्स और अन्य जिला में प्रेजेंट स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के ग्रुप को जिला कहते हैं, जैसे पोटैटो तथा ब्रिंजल दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, लेकिन दोनों का जीनस सोलेनम है। लॉयन, पैंथेरा लियो, लियोपार्ड, पैंथेरा पार्डस तथा टिग्रिस टाइगर के लिए, जिनमें बहुत सारे कॉमन फीचर्स हैं। इन सभी स्पीसीज का जीनस पैंथेरा है। पैंथेरा जीनस फेलिस जीनस से अलग होती है जिसमें कैट्स आती हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर फैमिली की। क्लोजली रिलेटेड जीनस के ग्रुप को हम फैमिली कहते हैं। इसमें जीनस और स्पीसीज की तुलना में कम सिमिलरिटीज होती हैं। प्लांट्स के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के आधार पर फैमिली को कैरेक्टराइज किया जाता है। प्लांट्स में 3 डिफरेंट जनरा जैसे कि सोलेनम, पिटूनिया और तूरा को फैमिली सोलेनेसी में रखा गया है। एनिमल्स के जीनस पैंथेरा जिसमें लॉयन, टाइगर,
लियोपार्ड आते हैं, को जीनस फेलिस कैट्स के साथ फैमिली फेलाइडी में रखा गया है। यदि आप कैट एंड डॉग के करेक्टर्स को देखो तो आपको दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ तथा कुछ डिसिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है। जैसे कि डॉग को फैमिली कैनाडी में तथा कैट को फैमिली फेलाइडी में रखा गया है। फिर बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर आपने पहले देखा है कि कैटेगरी जैसे कि स्पीसीज, जीनस तथा फैमिली सिमिलर कैरेक्टर्स पर आधारित हैं। ऑर्डर तथा अन्य हायर कैटेगरीज की पहचान एग्रीगेट कैरेक्टर्स के आधार पर कर सकते हैं। कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स वाली फैमिलीज के ग्रुप को ऑर्डर कहते हैं। प्लांट्स फैमिली जैसे कॉन्वोलुएसी, सोलेनेसी को मुख्यतः फ्लोरल कैरेक्टर्स के आधार पर ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा गया है। ऑर्डर कार्निवोरा में फैमिलीज फेलाइडी और कैनाडी को रखा गया है। क्लास क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स के ग्रुप को हम क्लास कहते हैं। जैसे मैमेलिया क्लास में ऑर्डर कार्निवोरा तथा ऑर्डर प्राइमेटा आदि रखे जाते हैं। ऑर्डर प्राइमेटा में मंकीज, गोरिल्ला और गिपोन्स को रखा गया है। और ऑर्डर कार्निवोरा में टाइगर, कैट और डॉग आते हैं। क्लास मैमेलिया में और भी कई ऑर्डर आते हैं। फाइलम क्लासेस जिसमें एनिमल जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स आते हैं, इनको नेक्स्ट हायर कैटेगरीज फाइलम में रखा गया है। क्लास मैमेलिया के साथ अन्य एनिमल्स जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स मिलकर अगली हायर कैटेगरीज बनाते हैं जिसे फाइलम कहते हैं। ये सभी कुछ कॉमन फीचर जैसे कि नोटोकॉर्ड तथा डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम्स की प्रेजेंस की वजह से फाइलम कॉर्डेटा में रखे गए हैं। प्लांट्स के केसेस में फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स वाले क्लासेस को एक हायर कैटेगरी डिविजन्स में रखा गया है। फिर किंगडम टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हाईएस्ट कैटेगरी होती है। सभी एनिमल्स के विभिन्न फाइलम को किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है। सभी प्लांट्स के विभिन्न डिविजन्स को किंगडम प्लांटी में रखा गया है। हम जैसे जैसे स्पीसीज को किंगडम की ओर बढ़ते हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स घटते चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है असेंडिंग ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, और डिविजन्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। फिर सबसे नीचे के टैक्सा में उपस्थित मेंबर्स में सबसे अधिक समान कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे जैसे हायर कैटेगरीज की ओर जाते हैं तो सेम लेवल पर अन्य टैक्सा से रिलेशनशिप बताना कठिन हो जाता है, इसलिए क्लासिफिकेशन और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यानी अगर हम सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी की बात करते हैं तो स्पीसीज लेवल पे सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलेगी एनिमल्स में। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है। देखिए मैन की बात की जाए तो होमो सेपियंस, होमो इसका जीनस होगा और फैमिली होमोनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया और फाइलम और डिवीजन कॉर्डेटा। फिर हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका अगर की, फिर जीनस मस्का और फैमिली मसाइडी और ऑर्डर डिप्टेरा और क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। फिर मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इसका जीनस होगा और फैमिली की बात की जाए तो एनाकार्डियेसी और ऑर्डर है सैपिडेल्स और क्लास है डाइकोटिलेडनी और फाइलम डिवीजन है एंजियोस्पर्मी। फिर बात करते हैं यहाँ पर वीट की। वीट का बायोलॉजिकल नेम यानी बोटेनिकल नेम होगा ट्रिटिकम एस्टिवम और जीनस इसका होगा ट्रिटिकम और फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकॉटिलेडनी और डिवीजन इसका जो होगा वो होगा एंजियोस्पर्मी। फिर और भी हम कई सारे देख लेते हैं, जैसे कि मैंने देख लिया हाउस फ्लाई देखा, मैंगो भी देखा, वीट देखा, डॉग और कैट भी देखा। एक प्रकार से देखा जाए तो टाइगर, लायन, लियोपार्ड, पोटैटो, ब्रिंजल, मकोए। फिर बात करते हैं यहाँ पर टैक्सोनॉमिकल एड्स की। बायोलॉजिस्ट ने कई तरह के प्रोसीजर्स तथा टेक्निक को डेवलप किया जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन के साथ ऑर्गेनिजम्स के कंप्लीट स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व किया जा सके। कुछ एड्स को नीचे से दिखाया गया जैसे हर्बेरियम में कलेक्ट किए गए प्लांट्स स्पेसिमेंट्स को पेपर की शीट्स पर सुखाकर दबाकर प्रिजर्व करते हैं। बाद में इन शीट्स को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया जाता है। ये स्पेसिमेंट्स अपने डिस्क्रिप्शन के साथ फ्यूचर्स में स्टडी के लिए स्टोर हाउस रिपोजिटरी में प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। इन सीटों को इन्फॉर्मेशन के साथ लेबलिंग्स की जाती है तथा कलेक्शन की डेट, कलेक्शन में
मतलब कौन कलेक्ट करता है, कलेक्शन की डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, प्लांट का इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली और कलेक्ट करने वाले का नाम भी लिखा जाता है। प्लांट स्पेसिमेंस के स्टोर हाउस को हर्बेरियम कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन की। फिर बोटेनिकल गार्डन ये विशेष प्रकार के गार्डन्स होते हैं जिनमें लिविंग प्लांट्स को रेफरेंस के लिए रखा जाता है। इसमें प्लांट्स स्पेसिमेंस को आइडेंटिफिकेशन के लिए ग्रो किया जाता है। प्रत्येक प्लांट पर बोटेनिकल अपने साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली का लेबल लगा रहता है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू जो कि लंदन में है, इंग्लैंड में। फिर इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि हावड़ा इंडिया में स्थित है। फिर NBRI यानी नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, जो इंडिया में था। फिर बात करते हैं म्यूजियम। बायोलॉजिकल म्यूजियम प्राय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि स्कूल और कॉलेजेस में सेटअप किए जाते हैं। प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल्स के कलेक्शंस को हम म्यूजियम कहते हैं। यह स्टडी पर्पज से के लिए यूज करते हैं। म्यूजियम्स के स्पेसिमेन जार के प्रिजर्वेटिव सोर्सेस में रखे जाते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स स्पीसीज को ड्राई स्पेसिमेंस के तौर पर भी प्रिजर्व कर सकते हैं। इंसेक्ट को कलेक्ट किल यानी करने के बाद पिन लगाकर इंसेक्ट बॉक्सेस में प्रिजर्व करके रखते हैं। लार्ज एनिमल जैसे कि बर्ड्स और एनिमल्स को यूजुअली स्टफ मतलब उसकी खाल में भूसा या फिर रुई भर के प्रिजर्व करके रख देते हैं। फिर म्यूजियम में प्रायः एनिमल्स के स्केलेटन का भी कलेक्शंस होता है। फिर बात करते हैं अपन जूलॉजिकल पार्क की। जूलॉजिकल पार्क को हम जूस कहते हैं। ये वे स्थान है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं, जहाँ हम उनकी फूड हैबिट्स और बिहेवियर के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति या फिर व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। यथासंभव इनमें सभी एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटाट में रखने की कोशिश की जाती है। बच्चे इसे विजिट करना पसंद करते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर कीज वो टैक्सोनॉमिकल साइड है जो सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के आधार पर प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने में यूज होते हैं। कीज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पेयर्स पर आधारित होते हैं जिन्हें हम कपलेट कहते हैं। कपलेट दो अपोजिट ऑप्शंस में चॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक को एक्सेप्ट व दूसरे को रिजेक्ट किया जाता है। कीज में प्रत्येक स्टेटमेंट को हम लीड कहते हैं। प्रत्येक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी जैसे फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए सेपरेट कीज की आवश्यकता होती है। डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ और कैटलॉग का अन्य माध्यम है। ये करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में भी सहायता करते हैं। मैनुअल्स के द्वारा किसी एरिया में पाए जाने वाले स्पीसीज के नाम को आइडेंटिफिकेशन में सहायता मिलती है। फिर मोनोग्राफ किसी एक टैक्सॉन के लिए डिस्क्रिप्टिव बुकलेट होती है। फिर फ्लोरा किसी एरिया में मिलने वाले प्लांट्स और उसके हैबिटाट के बारे में जानकारी देते हैं। ये एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली प्लांट स्पीसीज की विषय सूची को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और इसमें कुछ जो चीज़ हैं हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, उसको अर्नेस्ट वाइन ने 1964 में दिया था। फिर टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज को प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने मिलकर दिया था। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज को लिग्नियस ने दिया था। और उसके बाद अगर हम स्टेराइल हाइब्रिड्स की बात की जाए तो नेचुरल क्रॉस कर देखा जाए तो मेल डंकी और फीमेल हॉर्स को अगर हम एक साथ क्रॉस करवाते तो मेयर बनता है जो कि म्यूल होता है। उसके बाद फीमेल डंकी और मेल हॉर्सेस का अगर क्रॉस होता तो उसको बोलते हैं स्टेलियन जो कि ही नहीं होता है। फिर फर्टाइल हाइब्रिड्स कॉन्सेप्टिव क्रॉसेस की बात की जाए तो मेल टाइगर को अगर फीमेल लायन के साथ अगर क्रॉस करवाते हैं तो टाइगॉन बनता है। यानी उसके बाद मेल लायन क्रॉसेस टू फीमेल टाइगर के साथ करवाते हैं तो लाइगर बनता है। अभी रिसेंटली मूवी भी आई थी लाइगर के ऊपर। फिर मोनोटिपिक जीनस की अगर बात करें तो मोनोटिपिक जैसे कि नाम से पता है सिंगल, यानी सिंगल स्पीसीज के बारे में जानेंगे जैसे कि होमो हैज सिंगल स्पीसीज होमो सेपियंस। फिर पॉलीटिपिक जीनस की बात करते हैं अ जीनस हैविंग मोर देन वन स्पीसीज, एग्जांपल से सोलेनम, पैंथेरा। और कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि एलोपैथिक species belonging to different geographical areas. Allopathic species are separated by geographical barriers. Sympatric species, two or more species inhabiting same or overlapping geographical areas. Sibling species, morphologically similar but reproductively isolated species. फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिस्टमैटिक्स में अगर देखा जाए तो सिस्टेमा नेचुरी को जिसने लिखा था एक बुक लिनियस ने, और टर्म सिस्टमैटिक्स को दिया था कैरोलस लिनियस ने। टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स को जूलियस हक्सले ने दिया था।
इन 1940 में न्यू सिस्टमेटिक्स को हम बायोसिस्टमेटिक्स भी कहते हैं। टर्म बायोसिस्टमेटिक्स को दिया था काम्प एंड गिली ने 1943 में। फादर ऑफ न्यू सिस्टमेटिक्स और न्यू टैक्सोनॉमिक और बायोसिस्टमेटिक्स को हम जूलियस हक्सले को बोलते हैं। और टर्म टैक्सोनॉमी को दिया था एपीडी कांडोले ने। फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात की जाए तो एरिस्टोटल थे। फिर लिनियस को फर्स्ट ग्रेट टैक्सोनॉमी एंड आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी सांता पाओ को बोलते हैं। और यहाँ पर कुछ टर्म्स जैसे कि अगर ICZN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, फिर ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर्स ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, फिर ICBACN इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर्स। तो इस प्रकार से चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हर एक चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर्स का वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो, और मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी बात जो PDF होगी वो काफ़ी क्लियर हो।